Hello students, in this lecture I will discuss signum function, greatest integral function and fractional part function. So start from first. This is signum function. Then signum function is defined as fx is equal to mod x upon x when x is not equal to 0 and it is defined as 0 when x is equal to 0. इस फंक्शन की दो डेफिनेशन है. इससे पहले जो मैंने फंक्शन पढ़ाए थे उसमें किसी में भी दो डेफिनेशन नहीं थी. तो इसमें दो डेफिनेशन है. फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है जब x की वैल्यू 0 होती है और फंक्शन की वैल्यू mod x अपॉन x के बराबर हो जाती है जब x की वैल्यू 0 नहीं होती है. अब आप ध्यान दीजिए कि अगर x की वैल्यू 0 नहीं है तो फिर x की वैल्यू क्या है. तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, आइदर x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0. तो हम इस फंक्शन को फर्दर और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं. देन इट बिकम्स fx इज इक्वल टू, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तब क्या होगा आप लोग ध्यान दीजिए. जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो जो मॉड के अंदर लिखा हुआ नंबर है वो पॉजिटिव है. 0 से बड़े होने का मतलब पॉजिटिव है और जब मॉड के अंदर लिखा हुआ नंबर पॉजिटिव है तो मॉड सीधे सीधे खुल जाएगा. तो ये आपका हो जाएगा x अपॉन x दैट इज 1. दूसरी बात, जब x नेगेटिव है तो जब x नेगेटिव है तो मॉड के अंदर लिखा हुआ नंबर नेगेटिव हो जाएगा और जब नंबर नेगेटिव हो जाएगा तो मॉड माइनस साइन लगा के खुलेगा और इट बिकम्स माइनस एक्स अपॉन एक्स एंड इट बिकम्स माइनस 1. और ये जो डेफिनेशन है वो एज इट इज रहेगी आपकी. सो दिस इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0. तो ये सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन को मैंने और सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहां पर लिख दिया है. आप सब लोग जानते हो y इज इक्वल टू fx और y सेम होते हैं तो उसको y की टर्म में लिखना चाहोगे तो उसकी तीन डेफिनेशन बनती हैं. y इज इक्वल टू 1 व्हेन x ग्रेटर देन 0. दूसरी डेफिनेशन y इज इक्वल टू माइनस 1 व्हेन x लेस देन 0. और जो तीसरी डेफिनेशन है वो है y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0. अब हम लोग समझते हैं कि इस फंक्शन की जो सिग्नम फंक्शन है उसकी शेप क्या होगी. तो आप ध्यान दीजिए fx की वैल्यू 1 है जब x पॉजिटिव है, इसका मतलब y की वैल्यू 1 होगी जब x पॉजिटिव है. तो आप लोग ये बताइए कि y इक्वल टू 1 ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग किस चीज को रिप्रेजेंट करता है. तो y इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस 1 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन. तो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है और जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस 1 यूनिट होगी. अब ध्यान देने वाली बात है वो स्ट्रेट लाइन जो होगी वो सिर्फ राइट साइड में बनाई जाएगी. राइट साइड में इसलिए क्योंकि डेफिनेशन वैलिड है x पॉजिटिव के लिए. तो इस तरीके की यहां पर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू x एक्सिस, वो लाइन होगी y इज इक्वल टू 1. लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो लाइन है वो यहां पर टच नहीं करेगी. इस जगह पर एक गोला दिखाई जाएगा खाली जगह. इसका मतलब ये है कि जब x की वैल्यू 0 है उस समय जो y की वैल्यू है वो 1 नहीं है. लेकिन जैसे ही x की वैल्यू 0 से बड़ी है उस समय y की वैल्यू 1 है. दूसरी बात हम लोग डिस्कस करते हैं कि जब x की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब है लेफ्ट साइड में चलेंगे, तो उस समय जो y की वैल्यू -1 है जब x नेगेटिव है. और सिमिलरली y इक्वल टू -1 भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है. वो स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के पैरेलल है और -1 डिस्टेंस पर है. तो -1 डिस्टेंस का मतलब है नीचे की साइड है. तो ये स्ट्रेट लाइन यहां पर बनेगी. ये लाइन आपकी होगी y इज इक्वल टू -1 और इस जगह पर हम लोग एक गोला दिखाएंगे, खाली जगह दिखाएंगे और ये खाली जगह रिप्रेजेंट करती है कि जब x की वैल्यू 0 है उस समय y की वैल्यू -1 नहीं है. और तीसरी बात, y की वैल्यू 0 है उस समय x की वैल्यू 0 है. तो हम इस पॉइंट को थोड़ा सा डार्क करके दिखाएंगे. डार्क, ये डार्क पॉइंट रिप्रेजेंट करता है व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 0. सो दिस इज द शेप ऑफ अ सिग्नम फंक्शन. अब हम इस फंक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे.
आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए कि x की जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू हैं उनके लिए y की वैल्यू 1 है। अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि F5 क्या होगा तो आपका आंसर 1 होगा, F37 होगा तो आपका आंसर क्या होगा 1, F99 तो आपका आंसर होगा 1। आप इसका रीजन समझिए, ये वैल्यू मायने नहीं रखती हैं, इनका साइन मायने रखता है। तो ये सभी की सभी वैल्यूज पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव होने की वजह से जो fx की वैल्यू है वो 1 है। अगर नेगेटिव में हम बात करें F-13 तो आपका आंसर -1, F-27 -1, F-49 तो आपका आंसर -1। सिंपली ये भी वैल्यू पे नहीं डिपेंड कर रहा है, साइन पे डिपेंड कर रहा है और साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन होने की वजह से सबकी वैल्यू -1 है। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं वो 1 से जुड़े हुए हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर हैं वो -1 से जुड़े हुए हैं। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये एक मैनी वन फंक्शन का एग्जाम्पल है। बहुत सारी वैल्यूज, इनफैक्ट जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो सब 1 से जुड़ी हुई हैं। फॉर मैनी वैल्यूज ऑफ x देयर इज सिंगल वैल्यू ऑफ y दैट इज 1। और ठीक उसी तरीके से यहाँ पर तो क्योंकि एक मैनी वन फंक्शन का एग्जाम्पल है इसलिए ये फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होगा। अब हम डिस्कस करते हैं इस फंक्शन का डोमेन और इस फंक्शन की रेंज। तो आप डोमेन पर ध्यान दिए, यहां साफ साफ लिखा हुआ है x जब पॉजिटिव है तब भी डिफाइन है, x नेगेटिव है तब भी डिफाइन है, x 0 है तब भी डिफाइन है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन -∞ से इन्फिनिटी हर पॉइंट पर डिफाइन है और हम लोग कहेंगे कि ये फंक्शन सारे रियल नंबर के लिए डिफाइन है। दूसरी बात आती है रेंज। रेंज इस फंक्शन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप यहाँ पे देखिए, चाहे x की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, लेकिन y की सिर्फ 3 ही वैल्यू पॉसिबल है, वो है 1, -1 और 0। तो इस फंक्शन की रेंज में 3 पॉइंट होंगे, -1, 0 एंड 1। यहां पर जो सेट में लिखा जाएगा, इंटरवल में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि इंटरवल रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर्स को और यहां पर सिर्फ 3 ही नंबर है। तो ये सेट है जिसके सिर्फ 3 एलिमेंट है, -1, 0, 1। और अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस फंक्शन की, जो अब तक किसी भी फंक्शन में नहीं आई है, वो ये कि ये जो फंक्शन है वो x = 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है x = 0 पर। अगर मैं आपसे कहूं x नेगेटिव है तो इस फंक्शन में कोई भी ब्रेक नहीं है। डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है ब्रेक इन द ग्राफ, तो यहां पर कोई भी ब्रेक नहीं है। जब x की वैल्यू पॉजिटिव है उस समय भी यहां कोई ब्रेक नहीं है, लेकिन जैसे ही x की वैल्यू 0 होती है यहां पर ग्राफ में ब्रेक आ गया, यानी ग्राफ चलता रहा, जैसे ही x 0 हुआ y 0 हो गया और जैसे ही x पॉजिटिव हो गया y की वैल्यू 1 हो गई। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। लेकिन सब जगह डिसकंटिन्यूअस नहीं है, दिस इज डिसकंटिन्यूअस ओनली एट x = 0, बट इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। अब हम लोग डिस्कस करते हैं फंक्शन नंबर 2, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और यहां पर इस फंक्शन की डेफिनेशन लिखी गई है। तो क्या डेफिनेशन है? इट इज डिफाइंड एज एन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो इसको हम इंटीजर से डिफाइन करते हैं, या तो वो x के बराबर है या फिर x से छोटा है। तो लिखने का तरीका आप देखिए, fx = ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये सिंबल है ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर ब्रेसेस। x को स्क्वायर ब्रेसेस में बंद कर दोगे तो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर x पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन किसी भी रियल नंबर को एक इंटीजर से जोड़ता है। इसका मतलब ये है कि अगर वो इंटीजर है तो उसकी वैल्यू वही होगी, लेकिन अगर वो इंटीजर नहीं है तो लेस देन का मतलब है उससे जो छोटा इंटीजर होगा वो इसका आंसर होगा। अब आप एग्जांपल से समझिए, जैसे हमें निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर 5। अब देखिए 5 तो खुद ही इंटीजर है, तो इंटीजर अगर है 5 तो दिस इज द आंसर, तो इसकी वैल्यू 5 होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर -17,
क्योंकि ये इंटीजर है तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस के 17। लेकिन अगर ये इंटीजर नहीं है, x की वैल्यू नॉन इंटीजर है, सपोज मैंने आपसे कहा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.7 की वैल्यू क्या होगी। क्योंकि 2.7 एक इंटीजर नहीं है तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है? इंटीजर तो बहुत सारे हैं लेकिन 2.7 से जस्ट छोटा जो इंटीजर होगा वो 2 होगा। इस बात को आप नंबर लाइन से भी समझ सकते हो। ये नंबर लाइन है, यहाँ 0 है, 1 2 3, तो 2.7 यहाँ कहीं होगा, तो इससे छोटा इंटीजर लिया जाएगा। वैसे तो सब छोटे हैं, इससे 1 भी छोटा है, 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, ये सब छोटे हैं। लेकिन 2.7 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है? वो है 2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.7 की जो वैल्यू होगी वो 2 के बराबर होगी। और एग्जांपल देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.67। आप जरा यहां ध्यान दीजिए, 3.67 जो होगा वो 3 और 4 के बीच यहां कहीं होगा, तो इससे छोटा इंटीजर कौन सा है? 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.999, अब ये यहां ध्यान देने की बात है कि 999 3 बार लिख लिया है, इसका मतलब ये है, ये मत समझना आप कि इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी, क्योंकि यहां पर कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है। अगर आप इसकी वैल्यू 6 कर दोगे तो ये 5.999 से बड़ी है, पर हमें वैल्यू कैसे देखनी है? छोटी वैल्यू। तो 5.999 से छोटा इंटीजर कौन सा है? 5, राइट। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस के 1.5 की वैल्यू क्या है, तो किसी किसी को लग रहा होगा कि इसकी जो वैल्यू है वो -2 होगी, लेकिन आप ध्यान दीजिए, इसकी जो वैल्यू है माइनस, आप यहां ध्यान दीजिए कि 1.5 कहां पर है? तो माइनस का 1 है और यहां पर है माइनस का 1.5। तो इससे जब छोटे इंटीजर की हम बात करेंगे तो इससे छोटा इंटीजर है -2, तो आपका आंसर आ जाएगा -2। आप ये मत समझना कि इसका आंसर -1 होगा, क्योंकि -1 अगर आप लिखोगे तो वो बड़ा हो जाएगा। ध्यान देने की बात है, अगर मैं कहूं ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.5 तो आंसर 1 होगा, क्योंकि 1.5 से छोटा 1 है। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर -1.5 की मैं बात करूंगा तो आपका आंसर -1 नहीं होगा, तो आपका जो आंसर होगा वो -2 होगा, क्योंकि -1 की बात करूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या कहती है? आपको इंटीजर लेना है, वो भी छोटा इंटीजर, तो आपका आंसर होगा -2। एक दो एग्जांपल और देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस के 19.72, तो 19.72 से छोटा मतलब पीछे बैक में जाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा -12। अब आप लोग जानोगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की शेप क्या होगी। तो देखिए, आपको डिफाइन तो मैंने कर दिया है कि ये इंटीजर से डिफाइन है और वो इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x के बराबर है। तो आप लोग शेप के बारे में ध्यान दीजिए। सपोज x की वैल्यू 0 और 1 के बीच है, यहां से यहां तक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्वलिटी लगी हुई है 0 पर और 1 पर इक्वल का साइन नहीं है। इसका मतलब है x की वैल्यू 0 है, उससे बड़ी है, लेकिन 1 से छोटी है। तो जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच होगी तो जब आप उसका इंटीजर निकालोगे तो वो इंटीजर आएगा, यानी y की जो वैल्यू आएगी वो होगी 0। तो जब x 0 और 1 के बीच है तो y 0 होगा। तो y इक्वल टू 0 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? y इक्वल टू 0 x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर जो ग्राफ होगा वो ये बनेगा x एक्सिस। लेकिन 1 पर यहां पर हम ब्लैक छोड़ेंगे, गोला बना देंगे। ये रिप्रेजेंट करता है कि जब x की वैल्यू 1 है उस समय y की वैल्यू 0 नहीं। दूसरे हिस्से पे आइए, जब x की जो वैल्यू है वो 1 और 2 के बीच है, 1 है, 1 से बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है, इस रेंज में है, जैसे कि 1.5 हो गया, 1.7 हो गया, तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। इसका मतलब है यहां पर जो y की वैल्यू होगी वो 1 होगी। तीसरी बात, जब हम x की वैल्यू निकालते हैं जब x जो है 2 और 3 के बीच है, लाइक 2.3, 2.7 इस तरीके से है,
तो जो y की वैल्यू है वो कितनी होगी, 2 होगी। इन दोनों को बना देता हूं मैं। जब 1 और 2 के बीच की बात करोगे x की, तो y 1 है, तो y इक्वल टू 1 एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस और 1 डिस्टेंस पर बनेगी। और जैसे ही x 2 हो जाएगा y 1 नहीं होगा, तुरंत y 2 हो जाएगा। तो यहां पर जो बनेगा आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का बनेगा यहां तक। यानी जब x 2 है, 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, उस समय y की वैल्यू 2 है। लेकिन जब x 3 है तो उस समय y की जो वैल्यू है वो 2 नहीं। एक और देखिए आप, जब x की वैल्यू 3 है या फिर उससे बड़ी है लेकिन 4 से छोटी है, तो उस समय जो y की वैल्यू होगी वो होगी 3। तो y इक्वल टू 3 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहां पर स्ट्रेट लाइन बनेगी और कितनी डिस्टेंस पर, 3 डिस्टेंस पर। तो ये ग्राफ आपका बनेगा और जैसे 4 होगा तुरंत वैल्यू 5 हो जाएगी, 4 से 5 के लिए। तो यहाँ पे स्टेप बन रहे हैं, जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हो उस तरीके से ध्यान देना है। हमने यहाँ पे गोले छोड़ दिए हैं और ये गोले ये रिप्रेजेंट करते हैं जब x की वैल्यू 1 है उस समय y की वैल्यू 0 नहीं है, y तुरंत 1 हो जाएगा। जब x 2 है, y की वैल्यू 1 नहीं, तुरंत 2 हो जाएगी। अब आप नेगेटिव वैल्यू पर ध्यान दीजिए। अब हम ध्यान देते हैं जब x की जो वैल्यू है वो -1 और 0 के बीच है, यानी इस रेंज में है, तो लाइक 0.5 माइनस का 0.7, तो उस समय जो y की वैल्यू होगी वो -1 होगी। तो ये ग्राफ बनेगा जिसमें यहां गोला छोड़ा जाएगा। ऐसे ही जब x की वैल्यू -2 और -1 के बीच है, उस समय y की जो वैल्यू होगी वो -2 होगी। तो यहां पर जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। जब x की वैल्यू -2 और -1 के बीच है, उस समय y की जो वैल्यू है वो -2 है। और तीसरी बात, जब x की वैल्यू -3 और -2 के बीच है, उस समय जो y की वैल्यू है वो -3 होगी। तो यानी यहां पर जो ग्राफ बनेगा वो ये वाला ग्राफ बनेगा। तो दिस इज द शेप ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये भी एक मैनी वन फंक्शन का एग्जांपल है। मैनी वन फंक्शन कैसे, कि जो भी नंबर 0 और 1 के बीच है उन सबका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 0 है। तो मैनी वन फंक्शन है और मैनी वन फंक्शन होने की वजह से ये फंक्शन इनवर्टिबल नहीं है। इसके आगे हम जानेंगे इसका डोमेन क्या होगा। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हर एक रियल नंबर का डिफाइन है, चाहे वो इंटीजर है या फिर नॉन इंटीजर है। तो इस फंक्शन का डोमेन होगा -∞ टू ∞, दैट इज रियल नंबर। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी रेंज। चाहे x इंटीजर है तब भी y इंटीजर आएगा, चाहे x नॉन इंटीजर है तब भी y इंटीजर आएगा। तो जो इस फंक्शन की रेंज होगी वो होगी सेट ऑफ इंटीजर्स, और सेट ऑफ इंटीजर्स को हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, उसकी शेप और डोमेन और रेंज के बारे में लिखा है। अब इस फंक्शन की एक और इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पर देखिए, इसकी शेप को देखो। जब x 0 और 1 के बीच है तो y 0 है, ग्राफ चलता रहता है। लेकिन जैसे ही x 1 हो गया, y 0 नहीं हुआ, y तुरंत 1 हो गया। इसका मतलब है इस फंक्शन में ब्रेक आ गया। तो कहां पर ब्रेक आया, 1 पर। ठीक उसी तरीके से इसमें ब्रेक आया 2 पर, 3 पर, 4 पर, -1 पर और -2 पर। इसका मतलब है ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है कब, जब x बिलोंग करता है z। जितने भी इंटीजर्स हैं 1 2 3 0 -1 -2, उन सब पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन जो नॉन इंटीजर्स हैं लाइक 2.1 3.5 4.7 -3.8, जितने भी नॉन इंटीजर्स हैं उन सब पर ये जो फंक्शन है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। हम लोग डिस्कस करते हैं तीसरा और आखिरी पॉइंट, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन डिफाइन किया गया है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। यानी कोई भी आपके पास नंबर है उसमें से उसका जो इंटीजर पार्ट है वो हटा दिया गया है।
जो वैल्यू बचती है वो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल x की जो वैल्यू है वो आपने ले ली 3.7, तो जो फ्रैक्शनल पार्ट x है, फ्रैक्शनल पार्ट x उसकी जो वैल्यू होगी वो 3.7 में से ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.7 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 3.7 की जो वैल्यू है वो 3 है और आपका आंसर आया 0.7। इसका मतलब है फ्रैक्शन बचेगा हमेशा और वो फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच लाई करेगा। हम लोग जानते हैं इस फंक्शन की शेप क्या होगी, तो शेप निकालने के लिए क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का नाम आया है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के हिसाब से हम चीजों को डिस्कस करेंगे। मान लो x की वैल्यू 0 और 1 के बीच है। याद करिए लेफ्ट साइड में इक्वल, राइट में इक्वल का साइन नहीं है, तो जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच है उस समय जो y है, fx का मतलब y इज इक्वल टू x माइनस और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो जाएगा वो हो जाएगा 0। जब x 0 और 1 के बीच है उस समय ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये आपका हो जाएगा दिस इज y इज इक्वल टू x। और y इक्वल टू x किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन की पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बनेगी, लेकिन कहां तक बनेगी? सिर्फ 1 तक, क्योंकि हम डिफाइन कर रहे हैं 0 और 1 के बीच। लेकिन जैसे ही x की वैल्यू 1 होगी, यहां पर हमने गोला दिखाया है और वो गोला रिप्रेजेंट करता है कि y की वैल्यू 1 नहीं होगी, क्योंकि अगर ये 1 हो जाएगा तो फिर फ्रैक्शनल पार्ट नहीं रहेगा, वो एक इंटीजर हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जब x की जो वैल्यू है वो 1 और 2 के बीच है उस समय y की वैल्यू क्या होगी? y इज इक्वल टू x माइनस, और जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच है तो उस समय जो y की वैल्यू है y की वैल्यू x माइनस 1 होगी। अब इसकी हम बात करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसका स्लोप 1 है, 45 डिग्री के एंगल पर है, और जहां पर ये लाइन x एक्स को काटती है वहां y 0 करोगे और y 0 करके x की वैल्यू 1 मिलेगी। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो यहां से शुरू होगी 1 से और इस तरीके से जाएगी 2 तक, और इसी तरीके से इस फंक्शन की जो शेप है वो रिपीट करेगी ये, और यहां पर भी इसी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। So this is the shape of fractional part function. Now we discuss the domain and range. डोमेन आप देख लीजिए, चाहे x कुछ भी सही, फ्रैक्शनल पार्ट x डिफाइन है तो डोमेन हो गया रियल नंबर। रेंज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस फंक्शन की जो रेंज होती है वो आपकी होती है 0 से 1 तक, 0 से 1 तक। इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, लेकिन इसकी वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती। तो ये आपके सामने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है, और इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो फंक्शन है जब x की वैल्यू z हो जाएगी उस समय ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन जब x नॉन जीरो होगा उस समय ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन